Hello student, today we discuss about formal charge. नियमित आवेश वह आवेश होता है जो किसी भी मध्यवर्ती स्पीशीज, आयन या अणु के किसी भी परमाणु पर धनावेश या ऋणावेश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सभी परमाणुओं पर स्थित आवेश का योग उस स्पीशीज के कुल आवेश के बराबर होता है। किसी भी स्पीशीज के परमाणु पर नियमित आवेश फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र प्रस्तुत किया जाता है। नियमित आवेश फॉर्मल चार्ज इक्वल टू परमाणु के सांद्रता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस सहसंयोजक बंधों की संख्या। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी परमाणु पर नियमित आवेश फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में CH3 प्लस मेथिल कार्बोकेटाइन में कार्बन परमाणु पर नियमित आवेश निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन परमाणु के लिए सांद्रता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है अतः यहाँ पर सहसंयोजक बंधों की संख्या 3 है। अतः ये मान हम इस सूत्र में रखते हैं, जिससे हमें यहाँ पर कार्बन परमाणु पर नियमित आवेश +1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार CH3 प्लस आयन में हाइड्रोजन परमाणु के लिए नियमित आवेश इस प्रकार ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के सांद्रता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 और सहसंयोजक बंधों की संख्या 1 है। अतः इसको हल करने पर यहाँ पर 0 आता है। अतः CH3 प्लस आयन में मेथिल कार्बोकेटाइन में कार्बन परमाणु पर प्लस आवेश है। अतः यहाँ पर CH3 प्लस में कार्बन परमाणु पर +1 धनावेश स्थित है। तो इस प्रकार से हम नियमित आवेश की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से CH3 माइनस मेथिल कार्बोनाइन के लिए नियमित आवेश निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। कार्बन परमाणु के सांद्रता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और सहसंयोजक बंधों की संख्या 3। इसको हल करने पर यहाँ पर -1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए आवेश, यहाँ पर हाइड्रोजन के सांद्रता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 और बंधों की संख्या 1। इसको हल करने पर यहाँ पर 0 आता है। अतः हाइड्रोजन पर नियमित आवेश फॉर्मल चार्ज का मान 0 है और कार्बन परमाणु पर नियमित आवेश का मान -1 है। इसी प्रकार से हम NH4 प्लस आयन में भी हम निम्न प्रकार से नियमित आवेश ज्ञात कर सकते हैं। जैसे NH4 प्लस के लिए प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए सांद्रता कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 1 है, अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है और सहसंयोजक बंध 1। अतः फॉर्मल आवेश इक्वल टू 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। अतः यहाँ पर हाइड्रोजन पर नियमित आवेश 0 है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन परमाणु पर हम फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। नाइट्रोजन परमाणु के लिए इसके सांद्रता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 0 और सहसंयोजक बंधों की संख्या यहाँ पर 4 है। तो हम ये मान है वो फॉर्मूले में रखते हैं और नियमित आवेश है वो निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। 5 माइनस
0+4 इक्वल टू +1। अतः NH4+ में स्पीशीज में नाइट्रोजन परमाणु पर +1 धनावेश फॉर्मल चार्ज है। इस प्रकार से हम किसी भी स्पीशीज के परमाणु पर नियमित आवेश फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी कंसिडरेशन। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में ऊर्जा के मान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी क्रिया कारक जब उत्पाद में बदलता है तो उस प्रक्रम में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जिससे उस अभिक्रिया की गति और उत्पाद की प्रकृति ज्ञात होती है। प्रत्येक पदार्थ की कुछ ऊर्जा होती है जो उसके परमाणु और बंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्रिया कारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा के मान से अभिक्रिया की प्रकृति ज्ञात होती है। ऊष्मास्थितिज अभिक्रिया में क्रिया कारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से अधिक है, अतः अभिक्रिया संपन्न होने में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ऊष्मास्थितिज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, क्रिया कारक की जो ऊर्जा है वो उत्पाद की ऊर्जा से अधिक होती है। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ऊष्मास्थितिज एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं और इसके लिए डेल्टा H का मान नेगेटिव ऋणात्मक होता है। इसके विपरीत जब क्रिया कारक की ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा से कम होता है, जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जब क्रिया कारक की ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा से कम होता है तब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी कहलाती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान धनात्मक होता है। अतः यदि क्रिया कारक की ऊर्जा का मान प्रोडक्ट की ऊर्जा से कम होता है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, और क्रिया कारक की ऊर्जा का मान प्रोडक्ट की ऊर्जा से अधिक होता है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। और यदि क्रिया कारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा बराबर हों तो अभिक्रिया संपन्न होने में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। ऐसी अभिक्रियाएं उत्पन्न अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रिया चाहे ऊष्मास्थितिज हो या ऊष्माशोषी, क्रिया कारक अणु जब तक ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अर्थात क्रिया कारक अणुओं की टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा की वह मात्रा जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, ऊर्जा की इस न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और किसी भी क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए इस ऊर्जा अवरोध को प्राप्त करना आवश्यक है। ऊर्जा अवरोध के शिखर अर्थात उच्चतम ऊर्जा स्तर वाली स्पीशीज को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, उच्चतम ऊर्जा अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। उत्पाद और क्रिया कारक की एंथैल्पी का अंतर डेल्टा H अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाता है। अतः डेल्टा H इक्वल टू प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का अंतर होता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में एक अथवा अधिक मध्यवर्ती बनते हैं तो अभिक्रिया दो या दो से अधिक स्टेट में पदों में संपन्न है। जितने माध्यमिक उत्पाद बनेंगे उतने ही ऊर्जा अवरोध में यहाँ पर दे बनेंगे। दो पदों वाली अभिक्रिया में दो ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं जबकि एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। ट्रांजिशन स्टेट और मध्यवर्ती में अंतर। किसी भी अभिक्रिया के दौरान संक्रमण अवस्था उच्चतम ऊर्जा वाली वह अवस्था होती है जिसमें कोई बंध टूट रहा होता है
और कोई नया बन रहा होता है। इसके विपरीत मध्यवर्ती कोई अणु अथवा आयन हो सकता है। अतः ट्रांजिशन स्टेट है वह उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था होती है, जबकि मध्यवर्ती है वो दो उच्चतम ऊर्जा अवस्थाएं के मध्य की अवस्था होती है। अतः मध्यवर्ती की ऊर्जा ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। संक्रमण अवस्था बहुत ही क्षणिक होती है, जिसे न तो कभी ज्ञात किया जा सकता है और न ही कभी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती को ज्ञात किया जा सकता है और कभी कभी इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। थैंक यू।